दोस्तों नमस्कार। आज अपन हिंदी के एक नए टॉपिक छंद के बारे में चर्चा करेंगे। छंद में कहाँ से प्रश्न बनते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा में कहाँ से छंद से प्रश्न पुटअप हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलो चलते हैं बिना समय गंवाए। देखो, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो, छंद छंद किसे कहते हैं? छंद छद धातु से बना है। ध्यान रखना, छंद छद धातु से बना हुआ शब्द है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए, छंद का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? आच्छादन करना या ढकना। यह छंद का होता है शाब्दिक अर्थ। ध्यान रखना अच्छी तरह से, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। छंद छद धातु से बना है। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए छंद कौन से धातु से बना हुआ शब्द है, तो छद धातु या चद, कहीं कहीं चद मिल जा सकता है, तो उस धातु से बना हुआ है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आच्छादन करना या ढकना, ठीक है। अब देखो, हिंदी के अंतर्गत छंद क्यों आए और हिंदी में छंद का क्या प्रमुख स्थान है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखो, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल के अंतर्गत मृत्यु के भय से कुछ देवताओं ने गायत्री आदि मंत्रों से अपने आप को ढक रखा था। इसी कारण वो मंत्र छंद कहलाने लगी, ठीक है ना। तो ढकना या आच्छादन करना छंद का शाब्दिक अर्थ। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में मृत्यु के भय से कुछ देवताओं ने गायत्री आदि मंत्र से अपने आप को ढक रखा था, इसी कारण वो मंत्र छंद कहलाने लगे। समझ गए आप? ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी सी अपन परिभाषा ले लेते हैं। क्योंकि कई बार सीधी सीधी परिभाषा पूछ ली जाती है परीक्षा में, फिर उसके बाद में मैं व्यवस्थित रूप से छंद के प्रत्येक अंग को, कितने प्रकार के छंद, इस पे विस्तृत रूप से शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ कि दोहा छंद में कितनी मात्रा होती है, सोरठे में कितनी होती है, दोहे को कैसे याद करना है कि जैसे दोहा 13 यानी 13-11 होती है, ठीक है, और दोहे का उल्टा सोरठा होता है। तो इसके बारे में आज अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और छंद का टॉपिक इस वीडियो में उनकी परिभाषा, अंग और भेद के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताते हुए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखना और पसंद आए तो शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कर देना। तो चलो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अपन ने छंद के शाब्दिक अर्थ के बारे में पहचान लिया और छंद का हिंदी में क्यों प्रयोग होने लगा। ऐसा माना जाता है प्राचीन काल के अंतर्गत देवताओं ने मृत्यु के भय से, ठीक है ना, गायत्री आदि मंत्रों से अपने आप को ढक रखा था, ठीक है, इसी कारण से वो मंत्र छंद कहलाने लगे, ठीक है। लेकिन परिभाषा क्या है? परिभाषा सीधी सीधी पूछ ली जाती है, तो आप इसकी परिभाषा देख लेते हैं। छंद की परिभाषा देखो, परिभाषा का सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो परिभाषा देख लो, इसकी परिभाषा लिखनी बहुत जरूरी है। परिभाषा देख लो, क्योंकि परिभाषा से ही अपन छंद के बारे में विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। तो परिभाषा किसे? ऐसी रचना जिसमें यति, गति, चरण, तुक, मात्रा व गण के नियमों का पालन किया जाता है, उसे छंद कहते हैं। छंद कुछ नहीं, छंद क्या है? छंद काव्य का व्याकरण है। छंद क्या है? काव्य का व्याकरण है। ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाए छंद क्या है, तो छंद काव्य का व्याकरण है, ठीक है ना। छंद के द्वारा काव्य में सौंदर्यता आती है, काव्य आनंददायी हो जाता है, ठीक है ना। और वैसे काव्य में छंद आच्छादन करना या ढकने के प्रयोग में आया। तो इसकी परिभाषा देख लो, सीधी सी परिभाषा है, कुछ नहीं है। छंद के अंदर क्या है? ऐसी रचना जिसमें यति, गति, चरण, तुक, मात्रा व गण के नियमों का एक पालन किया जाता है, उसे छंद कहते हैं, ठीक है। तो देखो, लिख दो, ऐसी रचना जिसमें यति, अभी बताऊंगा यति क्या होता है। इसमें अच्छी तरह से पूरे इस परिभाषा में जो जो शब्द आएंगे वो शब्द आपको मैं
पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए फिर मैं छंद लूँगा, ताकि एक बार में आपको छंद पूरे समझ में आ जाएंगे। क्योंकि छंद का टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट विद्यार्थियों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है छंद। मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, आप देखते रहो मेरे वीडियो को, बिल्कुल छंद आज एक वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। तो ऐसी रचना जिसमें यति गति, ये बताऊंगा सारा, यति क्या है, गति क्या है, ठीक है, यति गति चरण, ठीक है ना, यति गति चरण तुक, तुक मात्रा, यति गति, ऐसी रचना जिसमें, ये परिभाषा सीधी सीधी, कुछ नहीं, सीधी सी ऐसी रचना जिसमें यति गति चरण तुक मात्रा वह गण के नियमों का, मात्रा वह गण के नियमों का, गण क्या होता है बताऊंगा अच्छी तरह से। ये जो परिभाषा में जो जो आए हैं शब्द, उन सबको अच्छी तरह से मैं अभी आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। ऐसी रचना जिसमें यति गति चरण तुक मात्रा व गण के नियमों का पालन किया जाता है, नियमों का पालन किया जाता है, बस उसे छंद कहते हैं। नियमों का पालन किया जाता है, पालन किया जाए, ये परिभाषा हो गई, कुछ नहीं है परिभाषा, ठीक है। वो क्या है, वह छंद है, वह छंद है, लिख देना। अब क्या, सीधी सी बात है, छंद क्या है, ऐसी रचना जिसमें यति, अच्छी तरह से देखना, इसमें यति होगी, गति होगी, चरण होंगे, तुक होंगे, मात्राएं होगी और गण होगी, ठीक है ना। ये छंद के जो अंग है, ये सारे अंग लिख के मैंने इसको परिभाषा बना दी, और अभी अपन इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। तो पहली परिभाषा, ऐसी रचना जिसमें यति गति चरण तुक मात्रा व गण के नियमों का पालन किया जाता है वह छंद है, ठीक है। अब देखो, जो सवाल बनता है छंद में से, वो कहां से बनता है प्रतियोगिता परीक्षा में, अच्छी तरह से देखना, और स्कूली परीक्षा में कहां से बनेगा, वो बनता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम उल्लेख छंद का, वो थोड़ा देख लो, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ, तो यहां देख लो, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख, ये ध्यान रखना, सर्वप्रथम छंद का उल्लेख कहां हुआ, तो आप ध्यान रखना कहां हुआ है, सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। कहां पर हुआ है, ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में हुआ, अच्छी बात है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम छंद का, ठीक है, छंद का सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, ठीक है, ऋग्वेद में हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था, अभी और देख लो क्या है, छंद क्या है। ऐसा कहा जाता है प्राचीन काल में मृत्यु के भय से कुछ देवताओं ने गायत्री आदि मंत्रों से अपने आप को ढक लिया था, मंत्रों से अपने आप को ढक लिया था, बस वो मंत्र छंद कहलाने लगे, ठीक है ना। तो आदिकाल से, तो आज सर्वप्रथम छंद, ठीक है, समझ गए, छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ, सर्वप्रथम ऋग्वेद में, ठीक है। अब ये तो प्रश्न हो गया ऋग्वेद में। कई बार क्या होता है, प्रतियोगिता परीक्षा में ऋग्वेद से भी गहराई की तरफ जाया जाता है, गहराई से आपको पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा इसमें देख लो, ऋग्वेद के 10वें मंडल, ये ध्यान रखना, ऋग्वेद के कितने हैं, 10वें मंडल, 10वां जो मंडल है ऋग्वेद के 10वें मंडल, उसके भी आगे देखो मंडल के 90वें सूक्त, अच्छी तरह से याद रखना, 90वें सूक्त। अब 90वां सूक्त कौन सा है, तो ध्यान रखना पुरुष सूक्त है। कौन सा है, पुरुष सूक्त है, उसको 90वां सूक्त कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ये याद रखना, 10वें मंडल के 90वें सूक्त पुरुष सूक्त, इससे भी आगे जहां ऋग्वेद के अंतर्गत छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, यहां से प्रश्न आएगा तो अच्छी तरह से देख लेना, सर्वप्रथम छंद का ऋग्वेद के अंदर प्रयोग हुआ, पूछ ले तो। अब ऋग्वेद में भी कौन से, 10वें मंडल के 90वें सूक्त, जिसको पुरुष सूक्त कहा जाता है, ठीक है ना, उस पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, के 9वें मंत्र से। तो थोड़ा लिख दो यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 90वें सूक्त पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र, याद रखना, ये यहां से। अब कहां से जाएगा प्रश्न, 9वें मंत्र से प्राप्त, ठीक है, ये प्राप्त।
ये याद रखना। यहां तक याद है तो आपके 2 सवाल तैयार है, अच्छी तरह से समझ लेना। प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब ऋग्वेद में भी 10वें मंडल के 9वें सूक्त, 10वें मंडल, ठीक है ना, पूछ ले तो 10वें मंडल, फिर 90वें सूक्त, 90वें सूक्त जिसको कहा जाता है पुरुष सूक्त, ध्यान रखना, और उसके भी 9वें मंत्र से प्राप्त होता है इसका। ये हो गया। अब ये प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है जहां से प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट सेट और कॉलेज प्रोफेसर की परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न आता है, वो आता है कि भाई छंद के प्रवर्तक कौन है। तो प्रवर्तक के बारे में थोड़ा सा पहचान लो। ये तो सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब इसके जो प्रवर्तक है उसके बारे में थोड़ा सा देख लो। तो देखो ध्यान से देखना, अच्छी तरह से देखोगे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और मेरा उद्देश्य यही है, मैं जो टॉपिक लूंगा उसको सीधे प्रश्न नहीं दूंगा, आपको प्रश्न मैं खुद बनवाऊंगा कि बोलो यहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करूंगा, बस आप मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखना। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें कहीं आपसे छूट नहीं जाए, फिर कहोगे सर आपने ये बताई नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो देखो सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ, 10वें मंडल के 90वें सूक्त, पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र से प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? छंद के प्रवर्तक, अब इनके प्रवर्तक देख लो। प्रवर्तक से सीधा सीधा कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। आदि प्रवर्तक तो ब्रह्मा जी माने जाते हैं, लेकिन लौकिक साहित्य में यदि छंद के प्रवर्तक माने जाए तो पिंगल है। तो आपको ध्यान रखना है आचार्य पिंगल, प्रवर्तक कौन है इसके? आचार्य पिंगल, ये याद रखना। आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इन्होंने एक जो किताब लिखी, पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा, जिसके अंतर्गत इन्होंने छंद के बारे में बताया, उस पुस्तक या ग्रंथ का नाम या उनकी रचना का नाम, आचार्य की पिंगल की रचना का नाम, जिसके अंदर उन्होंने छंद शास्त्र के बारे में अच्छी तरह से विवरण दिया है, छंद शास्त्र के बारे में बताया है, ठीक है ना, उसका नाम है छंद शास्त्र। क्या नाम है? छंद शास्त्र, ये याद रखना। यहां तक याद है आपको, काफी याद है, ठीक है। पहला तो प्रवर्तक कौन है? आचार्य पिंगल, ध्यान आ गया। छंद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य पिंगल। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हो गया। छंद आचार्य पिंगल ने कौन सी रचना में छंद के बारे में बताया? तो ध्यान रखना है छंद शास्त्र रचना के अंतर्गत, ठीक है। और आदि प्रवर्तक पूछ लिया जाए, लिख दो एक बार थोड़ा सा, आदि प्रवर्तक। यदि आदि प्रवर्तक पूछ लिया जाए कि आदि प्रवर्तक कौन है, तो यह भी ध्यान रखना, आदि प्रवर्तक छंद के ब्रह्मा जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को आदि प्रवर्तक, छंद का आदि प्रवर्तक माना जाता है। समझ में आ गया यहां तक? चलो आगे बढ़ूं, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको परिभाषा में बताया कि ऐसी रचना जिसमें यति, गति, चरण, तुक, मात्रा, गण व गण के नियमों का पालन किया जाता है, वह छंद है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये यति क्या, गति क्या, चरण क्या, तुक क्या, मात्रा क्या, गण क्या? जब तक आप इन चीजों को नहीं पहचानोगे तो छंद के बारे में नहीं जान पाओगे। तो अपन थोड़ी सी इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। एक और प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में, वो ध्यान रखना। वो क्या है? कई बार पूछ लिया जाता है काव्य का व्याकरण क्या है? तो छंद काव्य का व्याकरण है। छंद क्या है? काव्य का व्याकरण है। काव्य का व्याकरण है, ये ध्यान रखना। छंद को काव्य का व्याकरण माना जाता है, इंपॉर्टेंट। छंद को काव्य का व्याकरण, ये ध्यान रखना। इसको काव्य का व्याकरण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छंद को। छंद को काव्य का व्याकरण कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, अब क्या करते हैं अपन, इसमें यति, गति, चरण, तुक, मात्रा व गण के नियमों के बारे में जो पालन किया जाता है उसे कहते हैं छंद। लेकिन ये है क्या? तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक छंद लिखकर उससे अपन इन सब के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो छंद के अंग है ये, यति, गति, चरण, तुक, मात्रा क्या है? ये सारे छंद के अंग है। तो अपन एक लिख देते हैं, अपन एक छंद लिख देते हैं, फिर उससे अपन अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से पहचान लेंगे छंद के अंग। क्या पहचान लेंगे?
छंद के अंग। तो यहाँ लिख दो थोड़ा सा छंद के अंग क्या, प्रश्न पूछ लेते हैं छंद के अंग, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा छंद के अंग क्या है, ध्यान से देखना छंद के अंग। लेकिन उससे पहले मैं एक छंद लिख देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो छंद के अंग के बारे में चर्चा करने से पहले एक छंद देखो, ठीक है। रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का। देखो यहां रुकना पड़ रहा है, ये जो रुक रहे हैं रही मन धागा प्रेम का, ये यति है। क्या है, यति। ध्यान रखना यहाँ रुक रहे हैं, ये यति है, कुछ नहीं। मैं यहाँ से समझाते चलूंगा आपको। छंद अभी आपको तैयार हो जाएगा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, मत तोड़ो छिटकाए, ठीक है। अब देखो एक जो लय आ रही है, लय ताल आ रही है, उसको गति कहा जाता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ठीक है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। अभी बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, यह रुकना, ये जहां रुक रहे हो रहे उसको कहते हैं यति। ध्यान रखना, यति कुछ नहीं, छंद में जहां रुका जाता है उसको यति कहते हैं। अभी मैं बता दूंगा एक एक का, अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ठीक है। जुड़े गांठ पड़ जाए, और जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए, ठीक है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें से जैसा कि मैंने परिभाषा में दिया था, इसको अच्छी तरह से इसके अंग कौन कौन से है, तो एक पहला अंग अपन ले लेते हैं। इसका पहला अंग जैसा मैंने आपको बताया था यति। क्या है, यति। तो अच्छी तरह से देख लो, पहला यति। यति किसे कहते हैं, अच्छी तरह से अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, किसी भी छंद का वाचन करते समय, किसी भी छंद का वाचन करते समय, ठीक है ना, क्या होगा, जहां विश्राम या विराम आएगा उसे यति कहते हैं। तो विश्राम या विराम को कह दो, विराम या विश्राम, बस जहां रुकना पड़ता है थोड़ी देर के लिए वो यति है। ध्यान रखना, जैसे ये रही मन धागा प्रेम का, यहां रुकना पड़ रहा है, रही मन धागा प्रेम का, फिर वापस बोलना मत तोड़ो छिटकाए। तो ये जो अल्प विराम है उसी को यति कहते हैं। ध्यान रखना, यति है ये, ठीक है। फिर देखो दूसरा कौन सा है, दूसरा देख लो। यति के बाद में मैंने बताया था परिभाषा में गति। गति कहते हैं लय ताल को। किसको कहते हैं, लय। एक लय और जो ताल होती है ना उसको गति कहते हैं। जैसे ये पढ़ रहा हूं मैं, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये लय ताल है, इसको गति कहा जाता है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो ध्यान रखना आप, वो आता है चरण या पद। अब ये जरूर पूछते हैं चरण या पद किसे कहते हैं। तो देखो इसके अंतर्गत कितने हैं, 4 चरण या पद है। कितने हैं, प्रत्येक में कितने होते हैं, ध्यान रखना, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं, 4 चरण या पद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो ध्यान से देखना। जैसे देखो एक ये हो गया रही मन धागा प्रेम का, ये एक चरण हो गया, ठीक है, चरण या पद। मत तोड़ो छिटकाए, ये हो गया दूसरा चरण, ठीक है। टूटे से फिर ना जुड़े, ये तीसरा चरण। जुड़े गांठ पड़ जाए, ये चौथा। इस प्रकार से ये चरण, इनको चरण या पद कहते हैं। समझ गए, चरण या पद, ठीक है। चरण और पद के बाद में एक और ले लो, चरण पद के बाद में एक होता है गण। गण किसे कहते हैं, गण। गण देख लेना, चरण पद। गण क्या है, गण जो 3 वर्ण होते हैं उनके व्यवस्थित समूह को गण कहा जाता है, ठीक है ना। 3 जो वर्ण होते हैं, 3 वर्णों के व्यवस्थित जो समूह होता है, व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित जो समूह होता है उसको गण कहा जाता है। ध्यान रखना, 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को गण कहा जाता है। ये अपन जो वर्णिक छंद पढ़ेंगे उसके अंतर्गत इसका वर्णन आएगा, उसको अच्छी तरह से अपन
ठीक है ना, समझ लेंगे। तो भी थोड़ा देख लो, गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को गण कहा जाता है। और छंद शास्त्र में 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को गण कहा जाता है। ध्यान से देखना, गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को गण कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, छंद शास्त्र के अंतर्गत गण की संख्या कितनी मानी गई? यहां से प्रश्न आएगा। छंद शास्त्र के अंतर्गत गणों की संख्या कितनी मानी गई है? छंद शास्त्र में कितने गण है? तो ध्यान रखना, 8 गण माने गए। ठीक है, 8 गण माने गए। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है गण कितने, तो 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को गण कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसका एक इनका एक सूत्र है। सूत्र अच्छी तरह से देख लो आप। ये देखो, गण का सूत्र अच्छी तरह से देखना। जो छंद शास्त्र के अंतर्गत 8 गण है, उनका एक सूत्र है, यह माता राजबान सलगा। कौन सा है? ध्यान से देखना, सूत्र है यह माता राजबान सलगा। ठीक है, यह है सूत्र, ध्यान रखना, यह सूत्र है, यह माता राजबान सलगा। इसमें 8 गण कौन से है? एक ये हो जाएगा यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, बगण, ठीक है, और नगण, और फिर हो जाएगा 8वां सगण। ये जो है इनको कहा जाता है लघु और गुरु। ये मात्राएं होती है लघु या गुरु वर्ण, लघु और गुरु, ये सलगा वाला। ठीक है, तो ये है गण। गणों की वर्णों के व्यवस्थित समूह को गण कहा जाता है। ठीक है, छंद शास्त्र में 8 गण है, जिसका ये सूत्र देख लेना, ये माता राजबान सलगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये 4 ये हो गए। ठीक है, एक होता है तुक। अब तुक क्या है थोड़ा सा देख लो, यहीं से मैं बता देता हूं। तुक वाला देखो, तुक वाला अधिकतर पूछ लिया जाता है 5वां। अपन अध्ययन कर रहे हैं छंद के अंग के बारे में। ठीक है ना, अंग कौन कौन से है, जिससे ये परिभाषा बनी, अच्छी तरह से देख लेना। बिल्कुल आपको ये कि सर क्या लिखा रहे हो, इनको नहीं समझोगे तब तक आप छंद के बारे में नहीं। अभी तो मात्रा आएगी, मात्रा को पहचानना जरूरी है। अब इसमें कौन सा छंद है आपको पहचानने का कहा जाए तो आप नहीं पहचान पाओगे, जबकि मैं पहचान लूंगा कि इसमें कौन सा एक ये 2 है। 2 मात्रा कितनी होती है तो मालूम है 13 11 होती है। अभी मैं बताऊंगा, तो मात्रा अभी आएगी। मात्रा को अच्छी तरह से समझोगे तब आप छंद के बारे में व्यवस्थित जान पाएंगे। तो अभी अपन छंद के अंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यति होती है, गति होती है, चरण होता है, गण होता है, और 5वां देखो 5वां क्या है? 5वां है तुक। ये इंपॉर्टेंट है। यति, गति, चरण और तुक ये इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट है मात्रा या वर्ण, ये भी आएगा। ठीक है, 6ठा तो ये तुक। अब तुक क्या है? तुक कुछ नहीं है। तुक क्या है? जो अंतिम चरण या पद में जो नियम काम करता है वो तुक है। जैसे देखो इसमें देखो, रईमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, ये पीछे तुक मिल रही है। टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए, यह आया है, ये तुक है। अंतिम में जाके तुक मिलना, एक समान वर्ण आना, एक समान मात्रा आना, उसे तुक कहा जाता है। समझ गए? ये तुक। अब अपन जो इंपॉर्टेंट है वो मात्रा। जब तक आप मात्रा के बारे में, छंद की मात्रा के बारे में व्यवस्थित रूप से नहीं जानोगे, छंद के बारे में नहीं पहचान सकते। तो एक बार अपन ने यहाँ से जो प्रश्न है वो ले लिया, आपने देख लिया, मैंने एक अंग को एक छंद के द्वारा अच्छी तरह से समझा दिया। अब अपन मात्रा देख लेते हैं। और छंद कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान रखना, छंद 2 प्रकार के, एक मात्रिक होता है, एक वर्णिक होता है। ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अपना जो एक टॉपिक अभी मात्रा को छंद में, यदि आपने मात्रा को अच्छी तरह से समझ लिया तो छंद आपको अच्छी तरह से याद है। ठीक है, तो अब अपन ले लेते हैं मात्रा, छंद की मात्रा के बारे में विस्तृत रूप से पहचान लेते हैं, और फिर एक छंद के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब देखो 6ठा देख लेते हैं, मात्रा। तो देखो मात्रा की गणना, 6ठा अंग है छंद का मात्रा की गणना कैसे की जाती है? तो मात्रा की गणना के लिए देख लो, अपन क्या करते हैं, हिंदी के जो स्वर है उसको लिख देते हैं। अच्छी तरह से समझने के लिए स्वर देख लो। हिंदी में आपको मालूम है 11 स्वर होते हैं। ठीक है ना, और अनुस्वार और विसर्ग मिला के
13 हो जाते हैं। तो एक बार अपन देखो अच्छी तरह से समझ लेते हैं, मात्रा समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप छंद के अंतर्गत मात्रा को अच्छी तरह से नहीं पहचानोगे, आप छंद को, जैसे ये लिखा हुआ है ऊपर, रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब इनमें कितनी मात्रा है और कौन सा ये छंद है आप नहीं पहचान पाओगे। तो एक बार मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको मात्रा को कैसे पहचानना है और इसमें से मात्रा को कैसे निकालना है, उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लो। यदि आपने इसको समझ लिया तो परीक्षा में चाहे कोई भी छंद दे दिया जाए, आप उनकी मात्रा की गणना करते हुए आप उस छंद को पहचान लोगे। समझ में आ गया? तो देखो स्वर एक बार अपन लिख देते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि ह्रस्व स्वर की कितनी मात्रा होगी और दीर्घ स्वर की कितनी मात्रा होगी। तो एक बार देखो स्वर लिख देते हैं, फिर उनसे अपन मात्रा का अध्ययन कर लेते हैं। तो देखो स्वर लिख रहा हूं मैं, अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से आप समझ लेना। ठीक है, आ, ठीक है, अच्छी तरह से देखते जाना। अभी मात्रा बता रहा हूं मैं, ऊ, ऊ, इसके बाद में ऋषि आता है, ध्यान रखना, ऋषि आता है, ठीक है, फिर ए आता है, फिर आई आता है। अभी मैं मात्रा गणना बता रहा हूं, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से देखना, बिल्कुल इसको ध्यान से देख लेना। ओ, ठीक है, आऊ और अंग और एक होता है अह। ठीक है, ये देख लिया आपने, समझ में आ गया? मात्रा की गणना करने के लिए देखो ध्यान रखना, छंद के अंतर्गत 2 प्रकार की मात्राएं होती है। कितने प्रकार की मात्रा होती है? 2 मात्राएं होती है। एक को कहा जाता है लघु मात्रा, क्या कहा जाता है? लघु। और एक को कहा जाता है गुरु, क्या? गुरु। अब देखो लघु को तो सीधा वक्र रेखा मतलब सीधी खड़ी पाई द्वारा, और गुरु को वक्र रेखा, ये ऐसा आकार का है इसको। तो मात्राएं छंद में 2 होती है, एक लघु और एक गुरु। ठीक है, लघु यानी छोटी मात्रा को खड़ी पाई में और गुरु को वक्र रेखा में। अब देखो जैसे शब्द में से मात्रा कैसे निकालेंगे उसको समझने के लिए आप देखो अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से यहाँ से देख लेना। अ की एक मात्रा होती है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मात्राएं 2 होती है। पहली होती है लघु, तो पहला मैं लघु मात्रा बता देता हूँ आपको। लघु मात्रा में क्या है? खड़ी पाई का प्रयोग, ये खड़ी पाई लिखा जाएगा छंद के अंतर्गत। यदि खड़ी पाई लगी हुई है इसका मतलब क्या है? मात्रा कितनी है? एक मात्रा है, एक मात्रा को खड़ी पाई द्वारा बताया गया। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से शब्द में लघु मात्राएं होगी इसको अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे आ जाता है, अ का मतलब कि कोई भी व्यंजन जिसके अंदर अ मिला हुआ है, जैसे यहाँ अपन क ले लेते हैं, ठीक है, इसमें अ मिला हुआ है, तो यहाँ पर या एक बार अपन ऐसा करते हैं, इनको लिख देते हैं, इनको लिख देते हैं। जैसे अ वाला, अ में एक मात्रा होगी, ठीक है ना, लघु मात्रा होगी, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ निशान लगा दो, छोटी, छोटा ऊ और ये ऋषि, इसमें लघु मात्राएं होती है हमेशा। क्या होती है? लघु मात्राएं। और एक और होता है चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु में लघु मात्राएं होती है, खड़ी पाई वाली, एक मात्रा की गणना की जाती है। ठीक है, उससे आप क्या होगा? छंद पहचानना सीख जाओगे। तो अच्छी तरह से देखना। ठीक है, तो ये छोटी, इसमें भी लघु, ठीक है, और छोटा ऊ और ऋषि और एक और, ध्यान रखना, यदि चंद्र बिंदु कहीं मिल जाता है तो उसमें लघु मात्राएं होगी। लघु मात्रा को ध्यान रखना, लघु मात्रा होगी और लघु मात्रा को खड़ी पाई द्वारा बताया जाता है, जिसका मतलब होता है एक मात्रा। क्या मतलब होता है? एक मात्रा। इसको समझ लिया। अब देखो दूसरा, देखो यहीं से निकालूं, ठीक है। अब दूसरा देखो, इन मात्राओं को समझना जरूरी है। दूसरी मात्रा है वो है गुरु। जिन दूसरा ले लो, दूसरा है गुरु। गुरु, गुरु, गुरु को खड़ी पाई द्वारा यानी दीर्घ मात्रा, ठीक है, ये दूसरा दीर्घ मात्रा, ठीक है ना, गुरु। इसमें कितनी मात्राएं होती है? 2 मात्राएं होती है, ध्यान रखना। गुरु में कितनी मात्रा होती है? 2 मात्राएं होती है,
ये गुरु, गुरु इसको वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और दो मात्रा की गणना। अब इसमें से कौन कौन सा बच गया, देखो आ बच गया, तो आ वाले शब्द आ जाते हैं, वहाँ गुरु मात्रा होगी, बड़ी मात्रा होगी, बड़ी, ठीक है, समझ में आ गया। और बड़ा ऊ, ठीक है। और ए इसमें कौन सी होगी, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा को दो द्वारा बताया जाता है और इसको वक्र रेखा, ये एस आकार, अंग्रेजी के एस आकार से, इसका मतलब यहाँ दो मात्रा, इस वर्ण पे कितनी मात्रा है, दो मात्रा। अभी मैं बताऊंगा आपको मात्राएं दो कहाँ होगी, एक कहाँ होगी, और इसको अपन पहचानेंगे इसमें कौन सा है, दो है, शोट है, कौन सा छंद है, अभी पहचान लूंगा। एक बार इसको आप अच्छी तरह से देख लो, ठीक है। ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, आउ हो गया, ठीक है, और अंग और अह यहां। और एक और ध्यान रखना, यदि कोई संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है, तो उससे पहले जो आता है ना, संयुक्त वर्ण से, यहां लिख दो संयुक्त वर्ण से, यह ध्यान रख, संयुक्त वर्ण से पहले का वर्ण, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। गुरु यानी वक्र वाला निशान, और इसमें दो मात्राएं गिनी जाएगी, कितनी आएगी अभी बताऊंगा। संयुक्त वर्ण से पहले का वर्ण कैसे, इसमें तो हो गई, जैसे अनुस्वार कहीं आ जाता है, ठीक है, या विसर्ग आ जाता है, तो यहां पर कितनी होगी, दो मात्राएं होगी, इसको गुरु कहा जाएगा और मात्रा की गणना कितनी हो जाएगी, दो। अभी बताऊंगा इसमें से, अभी आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, समझ में आ गया, इसको समझना जरूरी है। मतलब अ छोटी, छोटा ऊ और ऋषि और चंद्र बिंदु यहाँ पर लघु वर्ण होता है और इनकी एक मात्रा की गणना की जाती है, ठीक है, समझ गए। गुरु वर्ण इसको वक्र रेखा द्वारा परिचित किया जाता है, और आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, इनको गुरु या दो मात्रा द्वारा बताया जाता है छंद के अंदर, ठीक है। एक मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, संयुक्त वर्ण से पहले का वर्ण गुरु माना जाता है, कैसे, तो देखो एक देख लो जैसे शब्द आ गया सत्य, सत्य, ठीक है ना। अब देखो सत्य संयुक्त वर्ण है, ठीक है ना, त और य, इससे पहले का ये स है, ये लघु है, एक है, ठीक है ना, लेकिन इसको दो माना जाएगा, इसकी मात्रा क्या, दो मात्राएं समझी जाएगी। तो अच्छी तरह से इसको देखना, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि उदाहरण आपको दिया हो, छंद दिया हुआ होगा आपको, यदि छंद में से छंद को पहचान रहे हैं, कोई भी छंद दे दिया और बताया जाए, और वहां अगर संयुक्त वर्ण आ गया और उसके आगे के वर्ण को आपने एक मान लिया कि सर आपने बताया था अ मिला हुआ वर्ण सिंगल वर्ण होता है तो एक मात्रा होती, तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, संयुक्त वर्ण से पहले का वर्ण होता है उसको गुरु माना जाता है और इसकी मात्रा दो समझी जाती है, कितनी, ये दो मात्राएं होगी इसकी, किसकी, स की, ठीक है। एक और ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट है, वो है हलंत वर्ण। हलंत वर्ण जो आता है ना, उससे पहले का, उससे पहले भी क्या, दो मात्राएं, ठीक है ना, यानी दो मात्राएं हलंत वर्ण से पहले, वो के वो सेम, पहले का वर्ण, हलंत वर्ण से पहले का वर्ण जहाँ आएगा ना, उसको भी क्या समझा जाएगा, हलंत वर्ण से पहले के वर्ण को गुरु समझा जाएगा। अब कैसे कि सर इसका भी एक उदाहरण बता दूं, तो देखो इसका उदाहरण देख लो अच्छी तरह से। जैसे शब्द आ गया राजन, राजन, ये देखो न पे हलंत लगा हुआ है, ठीक है ना, तो न से पहले ये, इसको दो मात्रा समझी जाएगी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये समझ में आ गया तो आपको बहुत समझ में आ गया। अब आप समझ में आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया मात्रा। अब जैसे कैसी, इसकी एक मात्रा होगी, एक मात्रा होगी, एक होगी, एक होगी, एक होगी, ठीक है, और चंद्र बिंदु वाली भी एक होगी। इसको वक्र रेखा द्वारा खड़ी पाई द्वारा बताया जाता है, समझ में आ गया। अब देखो गुरु मात्रा में ये वक्र रेखा आएगी, ठीक है, ये शब्द याद कर लेना आपको बस। यहाँ पर गुरु यानी दो मात्राएं होती है, ठीक है, और संयुक्त वर्ण हमेशा ध्यान रखना, उससे पहले का वर्ण वो दो, ठीक है ना, वक्र रेखा वाला, ठीक है। जैसे और हलंत वाले वर्ण से पहले का वर्ण वो भी क्या समझा जाएगा, गुरु समझा जाएगा, लघु नहीं। तो मैं लघु और गुरु आपको मात्रा अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि इसमें छंद के अंग में अगर ये मात्राओं का आपको अच्छी तरह से ज्ञान है तो मात्रिक छंद अच्छी तरह से आप पहचान लोगे, समझ में आ गया। अब देखो छंद के भेद देख लेते हैं, छंद के भेद देख लो, छंद के भेद कितने होते हैं। तो देखो छंद मुख्य रूप से
छंद के भेद, अपने छंद के अंग के बारे में अच्छी तरह से चर्चा कर दी और आपको मात्रा के बारे में बता दिया, ठीक है ना। तो छंद के भेद कितने, तो ध्यान रखना दो है। दो कौन कौन से हैं, एक है मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। एक है मात्रिक छंद, कौन सा है, मात्रिक छंद, और दूसरा है वर्णिक छंद। कौन सा है, वर्णिक छंद। अब देखो मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्रिक छंद में कुछ नहीं, मात्राओं की गणना की जाती है, अभी बताएंगे। जैसे ये मात्रा बताई मैंने, मात्राओं की गणना होती है, उसको मात्रिक छंद कहा जाता है। समझ में आ गया। और वर्णिक छंद में क्या होता है, वर्ण की गणना होगी, इसमें मात्रा नहीं, इसमें गण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो छंद दो है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, ठीक है। इसी के अंतर्गत जैसे अपन पहला लेंगे वो मात्रिक छंद लेंगे, ध्यान रखना। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में क्या है, मात्राओं की गणना की जाएगी, मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ये ध्यान रखना। मात्रिक छंद कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, इसको व्यवस्थित ध्यान रखना। कौन कौन से है, एक तो होता है सम मात्रिक छंद, एक हो जाएगा अर्ध सम, अभी बताऊंगा अर्ध सम क्या है, अर्ध सम मात्रिक छंद, और तीसरा हो जाता है विषम। कुछ नहीं, अर्ध सम और सम, सम मात्रिक यानी जिसमें सम मात्राएं आती है वो सम मात्रिक छंद, जिसमें आधे चरण में सम होती है आधे में विषम होती है, उसको अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं, समझ गए। और विषम, तो मतलब मोटा मोटा आपको ध्यान रखना, छंद मात्रिक छंद 3 प्रकार के, सम, अर्ध सम और विषम छंद, ठीक है। अब देखो अपन इनकी मात्रा लगा देते हैं, इसमें कौन सा है, ठीक है। एक ध्यान रखना, जैसा कि मैंने बताया था आपको, दोहा में मात्रा होती है, दोहा को ऐसे याद रखना, दोहा छंद में दोहा 13 यानी 13-11 क्या होगी, 13-11 मात्राएं होती है। ये अपन ने छंद के अंग अच्छी तरह से देख लिए थे, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट ये मात्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छी तरह से बहुत जरूरी है। इसको समझ लिया, और ये मात्रा मैंने अच्छी तरह से आपको बता दी। 2 प्रकार की मात्राएं होती है, एक तो लघु और एक गुरु। अब मैंने अच्छी तरह से इनके टुकड़े करके बता दिए, कहाँ लघु होगी कहाँ गुरु होगी, आपको इनको अच्छी तरह से समझ लेना। अब अपन इस छंद में पहचानते हैं इसमें कौन सा छंद है, ठीक है ना। इन अंगों के आधार पर इनका व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, फिर अपन मात्रिक छंद का एक छंद, 2 छंद के बारे में चर्चा करेंगे, और एक छंद आज मैं अच्छी तरह से आपको कराऊंगा ताकि छंद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि मात्रिक छंद में कई बार क्या होता है, परीक्षा में सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछा जाता है कौन सा छंद सम मात्रिक छंद है और अर्ध सम है। तो उसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स सूत्र मेरे पास बनाए हुए हैं, उनको बताऊंगा मैं आपको, ताकि अगर आप इनको, कई बार क्या होता है परीक्षा में भावुकता में भूल जाते हैं तो याद नहीं रहता, तो सूत्र याद आ जाएगा, तो आप पहचान लोगे देखते ही कि भाई रोला कौन सा है, छंद है, ठीक है। पहला तो रोला कौन सा है, दोहा कौन सा है, ठीक है ना, या गीति का कौन सा है, हरी गीति का कौन सा है, ठीक है ना। तो उसकी मैं ट्रिक्स में बताऊंगा आपको अभी कि कैसे पहचानना है कि ये कौन सा है, सम है, अर्ध सम है या विषम सम है, ठीक है ना। तो पहला ये अपन देख लेते हैं, इसमें मात्रा लगा के देखते हैं ये कौन सा छंद है। सबसे पहले इसमें मात्रा लगाते हैं। तो देखो जैसा कि मैंने बताया था, आप अच्छी तरह से मेरे साथ मात्रा अच्छी तरह से गणना करना, ठीक है ना। जैसे रा, ये एक मात्रा हो जाएगी, हो गई, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक, हो गई एक एक मात्रा। अब देखो इसमें आ लगा हुआ तो वक्र रेखा यानी 2 मात्रा, ठीक है। गा, इसमें भी 2, वक्र रेखा 2 मात्रा। प्रेम, इसमें भी 2 मात्रा, ये इसमें 1 मात्रा, ठीक है। आप लगाते रहो, का में 2 मात्रा हो जाएगी वक्र रेखा, ठीक है। इसमें 1, ठीक है। पहला इसकी गणना कर लेते हैं, पहला एक पद या एक चरण की मात्रा देख लेते हैं, अपन को यहाँ से पता चल जाएगा ये कौन सा छंद है। तो देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ कितनी आ गई, 13 आई। फिर यहाँ आ गया यति, ठीक है। अब आगे का देख लेते हैं, ठीक है। आगे का देखो, इसमें 1, इसमें 2 हो जाएगी, इसमें भी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये बताया हुआ मेरा अच्छी तरह से, ठीक है। इसमें छोटी ई की मात्रा है तो 1 ही आएगी, इसमें भी 1 आएगी, इसमें का की मात्रा है तो 2 मात्रा आएगी, और यह है तो 1 मात्रा। अब इस मात्रा को यति के बाद की मात्रा गिन लो, दूसरे चरण की मात्रा आप काउंट करो, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये कितनी हो गई, 11। जैसा कि मैंने बताया है
दो एक छंद के अंतर्गत कितनी मात्रा होती है? दो एक के अंतर्गत ये आपको याद रखना, मैं बताऊंगा अभी। 13 11, तो आप देख लो इसमें 13 मिल रही है, ये रही 13 और दूसरे में 11, ठीक है ना। तो ये कौन सा है? दो छंद है। समझ में आ गया? इस प्रकार से ऐसे मात्राओं का ज्ञान आपको प्राप्त करना जिससे छंद आप पहचान लोगे, ठीक है। ऐसे कैसे? नीचे भी 13 मात्राएं होगी, तो 13 यहाँ होगी और यहाँ 11 होगी। तो दो के अंदर क्या होती है? 13 11। दो को ऐसे याद करना है, 2 13, ठीक है ना, यानी 13 11 होती है, ठीक है। फिर दो का उल्टा क्या होता है? 16 होता है, ठीक है ना। तो दो का उल्टा कर दो तो वो 16 हो जाएगा। तो अगर 16 पूछ लिया जाए कि 16 में कितनी मात्रा होती है, तो इसका उल्टा कर दो भाई, 11 13। कितनी हो जाएगी? 11 13। अभी मैं मात्रिक छंद में एक एक लूंगा आपको छंद, तब अच्छी तरह से व्यवस्थित समझा दूंगा। अभी तो मेरा मेन उद्देश्य था आपको इन मात्राओं को समझाना, गुरु और लघु को। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से गुरु यानी एक मात्रा, वक्र रेखा यानी गुरु मात्रा, लघु यानी ये लघु है, ध्यान रखना, ये लघु यानी खड़ी पाई, और ये गुरु यानी वक्र रेखा, इसको 1 और इसको 2। ये अच्छी तरह समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब अपन मात्रिक छंद में से आपको टिक्स द्वारा सम और अर्ध सम और विषम सम के बारे में बता देता हूँ, और एक छंद की अपन चर्चा यहाँ कर देते हैं, ठीक है। 2 भेद है। कितने भेद है? छंद 2 प्रकार के हैं। एक छंद है उसको कहा जाता है मात्रिक छंद। क्या कहा जाता है? मात्रिक छंद। ध्यान रखना, इसमें क्या है? मात्राओं की गणना की जाती है, अभी बताया जैसे कि आपको अच्छी तरह से समझ लेना। और दूसरा है वर्णिक छंद। दूसरा कौन सा है? वर्णिक छंद। उसके अंतर्गत वर्ण की चर्चा की जाएगी, ठीक है ना, वर्णिक छंद, ठीक है। मात्रिक छंद के अंतर्गत क्या है? मात्राओं की गणना की जाएगी, ठीक है। अभी मैंने आपको मात्रा बता दिया अच्छी तरह से। अब देखो मात्रिक छंद में भी मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से समझ लेना। मात्रिक छंद भी आगे कितने प्रकार के हैं? 3। कई बार पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो अच्छी तरह से देख लो। एक होता है उसको कहा जाता है सम मात्रिक छंद। क्या? सम मात्रिक छंद, ठीक है, यानी समान मात्राएं होगी चारों चरणों में या पदों में। जब समान मात्राएं होती है उसको सम मात्रिक छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम मात्रिक, ठीक है, समान मात्राएं, ठीक है। और एक होता है विषम, दूसरा सम, पहला सम हो गया, ठीक है, और एक अर्ध सम, आधा, यानी 2 चरणों में समान होगी, उसको अर्ध सम मात्रिक छंद कहा जाता है। अच्छी तरह से देखना, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अर्ध सम यानी आधे, जैसे 4 पद है, चरण पद है, उसमें से 2 पदों में बराबर, जैसे 2 के अंतर्गत 2 में देखा आपने 13 13 पहले और तीसरे में होगी, और दूसरे और चौथे में कितनी? 11 11 होती है। तो 2 कैसा है? अर्ध सम मात्रिक हो जाएगा। सम यानी सभी चरणों में समान मात्राएं होती है। अभी मैं बताऊंगा, इनके सूत्र द्वारा आपको बताऊंगा, 2 4 अच्छी तरह से समझ लोगे, ठीक है। एक होता है तीसरा, उसको कहते हैं विषम, विषम मात्रिक छंद। उसको क्या कहेंगे? विषम मात्रिक छंद। समझ में आ गया? विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद जिसमें विषम मात्राएं होती, ठीक है। आप सम विषम तो जानते हैं, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, अच्छी तरह से। सम मात्रिक छंद यानी समान मात्राएं होती सबके अंतर्गत, ठीक है। अब इनका एक मेरे को याद आ रहा है सूत्र, वो अच्छी तरह से सम मात्रिक का ध्यान रखना। चारों गीत हरि गीति का, चारों गीत, ये सूत्र याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों गीत हरि गीति का, हरि गीति का, बस चारों गीत हरि गीति का। यानी क्या है? अभी मैं बता रहा हूं। चौपाई, चा से हो जाएगा चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका और हरि गीति से हरि गीतिका। मतलब ये सम मात्रिक छंद होते हैं, चारों गीत हरि गीतिका। अब अर्ध सम मात्रिक का एक सूत्र याद आ रहा है, तो अच्छी तरह से देख लो, ठीक है ना। अच्छी तरह से देखो, अर्ध सम मात्रिका, जैसे इसमें हो गया चारों गीत हरि गीतिका, यानी चौपाई सम होती है, रोला सम होता है, गीतिका सम मात्रिक छंद होता है, और हरि गीतिका सम मात्रिक छंद होता है, ठीक है। अर्ध सम मात्रिक के अंतर्गत क्या है वो देखो, 200 बरस का उल्लास, ये याद रखना आपको, 200 बरस का उल्लास, 200 बरस उल्लास कर दो, 200 बरस उल्लास, बस ये है अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन से है? इसमें कौन सा है? 2 आ गया, शॉर्ट आ गया, बरस से आ जाएगा बरवे छंद।
कौन सा हो जाएगा, बरस से बरवे हो जाएगा, और उल्लास से उलाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उलाला छंद। तो ये ध्यान रखना, उलाला, ठीक है ना, उलाला छंद। तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक छंद हो जाएगा। समझ गए, सममात्रिक, अर्ध सम, चार और गीत हरी गीतिका, यानी चौपाई, चौपाई में 16 या चौपाई है, ध्यान रखना, चा से चौपाई, ठीक है, रो से रोला, और गीत से गीतिका और हरी गीतिका, ये सममात्रिक छंद, ये सूत्र है। ठीक है, अब अपन ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं, मात्रिक छंद मात्रा की गणना की जाती है, उसके अंतर्गत पहला ले लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला ले लेते हैं मात्रिक छंद का। मात्रिक छंद में से पहला लेते हैं दोहा। दोहा देखो, परीक्षा में याद करने की ट्रिक्स, दोहे को आप कैसे याद करोगे, सबसे पहले तो आप लिख देना दोहा 13, मेरा नहीं भाई, दोहा 13, यानी 13-11, 13-11, जैसे यहाँ बताया मैंने। अब आपको इसकी थोड़ी सी पॉइंट लिख देना, दोहा 13, अभी मैं एक दोहा लिख के बताऊंगा कैसे, ठीक है ना। तो अब इसके थोड़े से पॉइंट लिख देना दोहा के। पहला तो ये कैसा है वो बताना है, अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है, अर्ध सम, आधा सम है, अर्ध सम मात्रिक। कैसे, देखो मात्रा से, अर्ध सम मात्रिक छंद मात्रा से मालूम पड़ रहा है। कैसे, क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत मात्रा कितना आ रही, 13 और 11, मतलब विषम चरणों में तो आ रही है 13 और सम चरणों में आ रही है 11, तो अर्ध सममात्रिक छंद, ये एक याद रखना आपको, ठीक है। और दूसरा आप ये याद रखना, अर्ध सममात्रिक के बाद में क्या याद रखोगे, विषम चरणों में 13 होती है और सम चरणों में, ये भी लिख दो, विषम चरण में क्या आएगी, विषम चरण में 13 मात्रा। अब विषम चरण कौन सा होता है, तो ध्यान रखना, पहला और तीसरा चरण होता है वो विषम होता है भाई, ठीक है। और सम चरण में कितनी हो जाएगी, विषम में, और सम चरण में कितनी हो जाएगी, ये लिखा हुआ भाई, सम चरण में क्या है, सम में कितनी हो जाएगी, 11। अब सम कौन सा होता है भाई, दूसरा और चौथा सम होता है, ठीक है। विषम चरण में 13 मात्राएं होती है, ये याद रखना, अर्ध सममात्रिक छंद है पहला, तो विषम चरण में 13 मात्रा, ये विषम में पहले और तीसरे में 13, ठीक है, और सम दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो आप याद रखना, इसके अंतर्गत हमेशा आती है, वो याद रखना, सम चरण के अंत में लघु आना जरूरी है। क्या है, सम चरण के अंत में लघु आना आवश्यक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, लघु आना आवश्यक है, सम चरण के अंत में लघु हमेशा आएगा, आवश्यक, ये याद रखना। सम चरण के अभी मैं बताऊंगा, एक छंद ले लेते हैं, उसके द्वारा आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। एक और बना दो, चौथा, बस ये हो जाएगा। दोहा आपका अच्छी तरह से याद, पहला तो इसको याद रखना, दोहा 13 मेरा है ही नहीं, दोहा 13 यानी 13-11 मात्रा है, ठीक है। एक और ध्यान रखो, तुक प्राय सम चरणों में मिलती है, ये ध्यान रखना, तुक कहाँ मिलेगी, तुक प्राय सम चरणों में मिलेगी, कहाँ मिलेगी, सम चरणों में, ये याद रखना, सम चरणों में मिलती है तुक। अभी बताऊंगा मैं, जैसे कि पहला मैंने आपको छंदों के अंग के बारे में बताया था, तुक और सारे बता दिए थे, ठीक है। अब देखो एक अपन छंद ले लेते हैं, एक छंद द्वारा अच्छी तरह से आपको समझ लेते हैं कि मात्रा भी कैसे है, क्या है, ठीक है। तो देखो एक छंद ले लो, हंसा बगुला, हंसा बगुला, हंसा बगुला एक से, हंसा बगुला एक से क्या, रहत सरोवर माई, रहत सरोवर माही, हंसा बगुला एक से रहत सरोवर माई, बगुला ढूंढे माछरी, बगुला ढूंढे, बगुला ढूंढे माछरी, माछरी यानी मछली, माछरी रुकना पड़ रहा है, यति आ गई, बगुला ढूंढे माछरी, हंसा मोती खाई, हंसा मोती खाई, हंसा मोती खाई, ये है। जैसे अब देखो इसमें अच्छी तरह से देखो, ठीक है ना। पहला तो
इसमें मात्रा की गणना कर देते हैं, ठीक है ना, मात्रा गणना कर लेते हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कैसे। हंसा बगुला एक से रत सरोवर माई, बगुला ढूंढे माचरी हंसा मोती खाई। तो देखो तुक प्राय, ये देखो चौथा देखो तुक प्राय सम चरणों में। अब देखो इसमें 4 चरण है, एक पहला, एक ये दूसरा, एक ये तीसरा और ये चौथा। समझ में आ गया। अब ये अगर दे देते तो आप कैसे पहचानोगे, शॉर्ट ट्रिक से आप ध्यान रखना। पहला तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इसके अंतर्गत हमेशा अंत में लघु आएगा। क्या आएगा, लघु, गुरु नहीं। देखो माई छोटी ई की मात्रा, तो इससे आप पहचान लोगे कि ये 2 आए, ठीक है। क्या है, लघु आएगा। मैंने बताया तुक प्राय समचरणों में, जैसे समचरण में लघु आना आवश्यक है, तो इसमें देखो लघु आ गया, तो इसका मतलब ये 2 है। पहली पहचान तो ये होगी इसको देखते हुए, ठीक है। दूसरी पहचान आप क्या करोगे कि तुक प्राय समचरण, ये समचरण ये दूसरा चरण और ये चौथा चरण, ठीक है ना। अब देखो इसमें माही खाई या तुक मिल रही, माही खाई, हंसा बगुला एक से रत सरोवर माई, बगुला ढूंढे माचरी हंसा मोती खाई। तो माई खाई ये तुक मिल रही है सम चरणों के अंत में, तो इसके आधार पे भी अपन कह देंगे ये 2 है, ठीक है। और विषम चरणों में 13, ये विषम चरण है, ये पहला चरण मैंने कहा आपको, और ये तीसरा, ये विषम चरण। अब देखो मात्रा की गणना कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर अनुस्वार है तो वो 2 मात्राएं होगी, तो 2 और 2 ये होगी 4, ठीक है ना। यहाँ पर भी 2 होगी, ठीक है। ये छोटी ऊ की मात्रा तो 1 ही होगी, यहाँ पर ये आ की मात्रा 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ए है तो यहाँ 2 होगी, और क अ है तो 1 होगी, ठीक है। यहाँ से है तो 2 होगी। अब देखो इसको ही गिन लो, इसको मात्रा गिन लो थोड़ी सी आप। 2 2 4 2 6 और 1 7 8 9 10 11 12 और 1 13 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। नहीं ये मंगुला नहीं होगा, यहाँ 1 ही होगी, सॉरी भाई, यहाँ 1 है बगुला, यहाँ 1 है। वापिस देखो, हंसा अनुस्वार लगा हुआ 2 मात्रा, सा आ की मात्रा है 2 मात्रा हो जाएगी, बगुला बगुला 1, यहाँ पर भी छोटी ऊ की मात्रा 1, यहाँ आ की मात्रा है तो 2 हो जाएगी, ए पे ए की मात्रा, ठीक है, तो 2 मात्रा 1, और यहाँ से पे। अब गिनो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये हो गया 13, ठीक है, 13 हो गई। अब अगला देखो, अगला भी देख लो, इस एक चरण या पद में 13 हो गई, ठीक है। इसमें कितनी है अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से देख लो, 1 1 1 तो ये हो गई, ठीक है। अब फिर वापस इसकी 1, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, अब यहाँ पर ये 2 होगी, आ की मात्रा लगी हुई, और ये 1 हो गई, ठीक है। तो गिनो, यहाँ यति के बाद में गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हो गई 11। तो मैंने कहा है जिसमें 13 11 होती है वो क्या होता है, 2 आ, ठीक है। इस प्रकार से आप अच्छी तरह से समझ लोगे। तो पहला ध्यान में पड़ गया आपको 2। अब अपन अगले वीडियो के अंतर्गत मात्रिक छंद के जो इम्पोर्टेंट छंद है उनको बारीकी से शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा मात्राओं की गणना करते हुए एक एक उदाहरण देते हुए आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से मेरे YouTube चैनल को आप देखते रहो, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के अंदर मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।